नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से होती है। मेरठ जिले में ही एक गांव पड़ता है ठिठोरी, और उसी गांव में रहने वाला विजय राम के पास अपनी 26 एकड़ जमीन थी और गांव का वो सबसे धनी व्यक्ति होता है। उसके पास पैसा और पावर तो दोनों था, लेकिन सबसे बड़ी कमी तो उसकी इज्जत की थी, जो कि वहां पर नहीं थी। वो हमेशा ही गरीब लोगों का शोषण किया करता था। विजय ने अपने खेत में 2 आलीशान कमरे भी बनवा रखे थे और इन आलीशान कमरों में हमेशा ही वो शराब रखा करता था। जो ये जमींदार था वो इस कमरे में बैठ करके रात के समय शराब पिया करता था और गांव की कुछ महिलाओं के साथ वहां वक्त बिताया करता था। अब उसके खेत में जो भी एक खेत में खूबसूरत महिला जाती तो फिर वो पैसे के बलबूते पर वो महिला को अपने पास नजदीक कर लेता था और उसके साथ वक्त बिता लिया करता था। विजय राम जो था वो गरीब लोगों को कुछ पैसे देता था और पैसे देने के बाद उनके घर की जो महिलाएं होती थी उनको अपने पास बुला लेता था। बस उसका यही काम रह गया था। अब विजय के परिवार में इसका एक इकलौता बेटा होता है जिसका नाम जो है वो सतीश होता है। लेकिन जो सतीश था वो भी अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चल पड़ता है। सतीश जो था वो हमेशा ही शराब के नशे में धुत रहता था और वो शराब का इतना ज्यादा आदी हो चुका था कि वो 1 मिनट का भी समय शराब के बिना गुजार नहीं पाता था। सतीश जो था वो हर रोज अपने दोस्तों के साथ बैठकर खेत में शराब पिया करता था और इतनी ज्यादा शराब पी लिया करता था कि फिर वो कई कई दिनों तक अपने घर पर भी नहीं जाया करता था। लेकिन जब भी घर पर आता तो फिर वो घर के सदस्यों के साथ कहीं ना कहीं वाद विवाद यानी कि लड़ाई झगड़ा किया करता था। अब सतीश की एक पत्नी भी होती है जिसका नाम जो है वो चंचल होता है। चंचल जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और सुंदर महिला थी। चंचल जो थी वो अपने घर के ही कामकाज में ज्यादातर व्यस्त रहा करती थी और अपनी पति की सारी बातों को वो अनदेखा कर दिया करती थी। लेकिन जो उसका बेटा होता है वो अपनी पत्नी की सारी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दिया करता था, जो ये बेटा सतीश था। अब दोस्तों, पत्नी जो थी वो चंचल इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी। उस पत्नी का कहीं ना कहीं अकेलापन भी महसूस होता था, लेकिन फिर भी चंचल के कदम डगमगाते नहीं है। लेकिन इस परिवार के अंदर रहते हुए दोस्तों, चंचल के साथ इसका जो ससुर था वो बहुत बड़े काम करने वाला था, जिसके बारे में बहू कुछ भी नहीं जानती थी। और इसी तरीके से कुछ दिनों का वक्त बीत जाता है और फिर एक दिन ऐसा भी आता है दोस्तों कि जिसमें सुबह का समय हो रहा होता है, लगभग 9-10 बज रहे होते हैं और उस समय विजय राम जो था वो अपने खेत में जाता है। विजय जो था वो अपने खेत में जाने के बाद वहां पर कामकाज करने में लग जाता है, लेकिन घर में जो बहू चंचल थी वो अकेली रह गई थी, अपने घर के कामकाज में लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही कुछ घंटों का वक्त बीतता है तो फिर उसी समय जो ये विजय होता है वो अपने खेत से अपने घर लौट आता है और जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश करता है तो वो ये देखता है कि जो उसकी बहू है उस वक्त कपड़े धो रही होती है। और जैसे ही चंचल कपड़े धो रही होती है तो फिर ससुर की जो नजर थी वो कहीं ना कहीं गलत तरीकों से अपनी बहू पर जा रही थी और बहू की खूबसूरती को देख करके ससुर अपने मन में यही सोचता है कि जो उसकी बहू है वो वाकई में बहुत ज्यादा सुंदर है। लेकिन दोस्तों, दूसरे ही पल विजय ये भी सोचता है कि जो उसका बेटा है यानी जो कि उसकी पत्नी है, वो पति है, वो उसको समय नहीं देता है और शायद मेरे बेटे की जो बहू है वो इस घर में कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करती होगी। अब जब ऐसे ऐसे ख्याल इस विजय के मन में आते हैं तो फिर विजय जो है वो अपने मन में एक बात तो ठान लेता है कि उसे अपनी बहू को जैसे तैसे करके किसी भी तरह से अपने नजदीक लाना होगा। अब जैसे ही विजय अपने मन में सारी बातें सोच रहा होता है तो फिर उसी समय क्या होता है दोस्तों कि चंचल के ही रहने वाली पड़ोस में एक महिला होती है जिसका नाम कविता होता है। वो आकर के चंचल से मिलती है और उसके पास बैठती है। वहीं पर विजय भी बैठा हुआ था और इसके बाद जो कविता होती है वो चंचल से कहती है कि चंचल, मैं कल सत्संग में जा रही हूँ, अगर तुम्हें भी मेरे साथ चलना हो तो चले चलना। तभी जो चंचल होती है वो कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल जा सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे घर में तो परमिशन लेनी होगी, मुझे अपने ससुर से पूछनी पड़ेगी। तभी वहीं पर ससुर भी बैठा ही हुआ था। तभी जो विजय होता है वो मुस्कुराते हुए अपनी बहू से कहता है कि बहू, तू जरूर जरूर चले जाना सत्संग में, क्योंकि वहां पर जाने पर तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और वहां पर तुम्हें अच्छी अच्छी बातें भी सुनने के मिलेंगी। अब जैसे ही ये बातें बहू से कही जाती है तो वो सुन करके खुश हो जाती है और फिर वो अपनी दोस्त से कहती है कि ठीक है, फिर मैं कल तुम्हारे साथ सत्संग में जरूर चलूंगी। और इस तरह से दोस्तों क्या होता है कि उसी समय जो ये विजय होता है वो कहता है कि मैं अभी खेत में जा रहा हूँ और मैं आज घर पर ही नहीं आऊंगा, मैं कल सुबह ही घर पर आऊंगा। और ये कुछ बातें कहने के बाद अब जो ये विजय होता है वो अपने खेत में काम करने के लिए चला जाता है और फिर वहां पर जाने के बाद वो देखता है कि उसका जो नौकर होता है जिसका नाम दोस्तों सुनील होता है वो खेत में काम कर रहा होता है। लेकिन सबसे पहले विजय अपने खेत में बने आलीशान कमरे का दरवाजा खोलता है। इस कमरे के अंदर शराब रखी रहती थी।
अब विजय जो है वो उस शराब को उठा करके पीना शुरू कर देता है। इसके बाद विजय जो है वो अपने नौकर सुनील को आवाज लगाता है और सुनील भी दौड़ दौड़ इसके कमरे में जाता है, क्योंकि सुनील की भी सबसे बड़ी कमजोरी जो थी वो शराब ही होती है और इस बात के बारे में विजय को बहुत अच्छे तरीके से पता था। लेकिन जब सुनील अपने मालिक से पूछता है कि मालिक आपने मुझे बुलाया है, तभी उसका मालिक कहता है कि तुम यहाँ बैठे तो सही, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ पिलाना चाहता हूँ। अब वहीं पर उसका नौकर बैठ करके शराब पीने लगता है और साथ में विजय भी पीने लगता है। लेकिन दोस्तों सुनील जो है वो अपने मालिक से तभी कहता है कि जमींदार साहब मुझे 10,000 रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे अपने बच्चों की स्कूल फीस भरनी है। लेकिन तभी विजय जो है उसी समय अपने नौकर से कहता है कि मैं तुम्हें ये पैसे दे तो सकता हूँ और मैं तुम्हें शराब भी साथ में दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तभी नौकर पूछता है कि बताइए ना मालिक, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तभी जो विजय होता है ये कहता है कि सुनील तुम्हारे घर में तो तुम्हारी बहुत खूबसूरत पत्नी है, मैंने कई बार उसे देखा है, वो वाकई में बहुत खूबसूरत है और मैं यही चाहता हूँ कि आज रात जो तुम्हारी पत्नी है वो मेरे खेत में आ जाए और मेरे साथ रहकर कुछ समय बिता ले। अब जैसे ये बात नौकर सुनील से कही जाती है तो फिर वो अपने मालिक के सामने चुपचाप बैठ जाता है। अब मालिक विजय भी समझ जाता है कि शायद उसके नौकर को ये बात अच्छी नहीं लगी है। लेकिन इसके बाद जो विजय राम होता है वो अपने इस नौकर से कहता है कि सुनील मैं तुम्हें 20,000 रुपए दे सकता हूँ और थोड़ा शराब भी दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें वो करना होगा जो मैं कह रहा हूँ। अब वहां सुनील मजबूर हो जाता है क्योंकि उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी थी और घर खर्च के लिए भी उसे पैसे की जरूरत थी। और इसके बाद जो सुनील होता है वो इसकी सारी शर्तों को मंजूरी दे देता है और तभी जो जमींदार होता है वो अपनी जेब से 20,000 रुपए निकाल करके उसे दे देता है और एक शराब की बोतल भी दे देता है। ये देख करके सुनील भी बहुत खुश हो जाता है और उन पैसों को लेकर शराब की बोतल लेकर वापस से अपने घर लौट आता है और फिर सीधे अपने घर पर जाकर के अपनी पत्नी से जाकर मिलता है। पत्नी उसकी पूछती है कि मालिक से तुमने जो पैसे मांगे वो मिले कि नहीं मिले, क्योंकि बच्चों की स्कूल फीस भरनी है आज की आज। तभी जो सुनील होता है वो कहता है कि मुझे मालिक ने 10,000 नहीं बल्कि 20,000 रुपए दे दिए। लेकिन दूसरे ही पल सुनील अपनी पत्नी से ये भी बात कहता है कि मेरे मालिक ने लेकिन तुम्हें आज खेत में बुलाया है। अब जैसे ये बात उसकी पत्नी सुनती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। लेकिन दूसरे ही पल सुनील ये भी कहता है कि अगर तुम आज रात खेत में नहीं जाती हो तो फिर कल सुबह ही जो हमारे जमींदार है वो हमारे घर पर आ जाएंगे और फिर ये दिए हुए पैसे भी मांग लेगा और मुझे नौकरी से भी बाहर निकाल सकता है। अब जैसे ही ये बातें सुनील की पत्नी सुनती है तो दोस्तों फिर वो भी आखिरकार मजबूर हो जाती है। पत्नी कहती है कि ठीक है फिर कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके घर की स्थिति बहुत खराब थी और उन्हीं आर्थिक स्थिति को दूर करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गई थी। और इस तरह से अब रात हो जाती है। रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त हो चुका था। विजय जो है वो फिर से अपने नौकर के पास फोन करता है और कहता है कि जल्दी से अपनी पत्नी को साथ लेकर खेत में आ। और इसके बाद सुनील जो है वो अपनी पत्नी से कहता है कि चलो तुरंत चलते हैं और फिर हमें वहां अभी ही जाना पड़ेगा। अब इस तरह से शिवानी जो उसकी पत्नी थी दोनों ही घर से बाहर निकलते हैं और सीधे ही विजय के खेत में पहुंच जाते हैं। विजय जो है वो उस समय अपने खेत में बने कमरे के अंदर बैठकर शराब पी रहा था और जैसे ही विजय की नजरें सुनील की पत्नी शिवानी की खूबसूरती पर पड़ती है तो फिर वो अपने मन में यही सोचता है कि आज उसकी जो सारी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। और इस तरह से दोस्तों अब विजय इस कमरे से बाहर निकल करके सुनील के पास जाता है और फिर सुनील से कहता है कि अब तुम्हें इस कमरे के बाहर ही बैठना होगा। और इस तरह से दोस्तों विजय जो है वो इसकी पत्नी सीमा का हाथ पकड़ करके अपने कमरे में ले जाता है। और फिर जो ये विजय होता है वो इस महिला शिवानी से कहता है कि कमरे का दरवाजा बंद कर दो। अब जो ये शिवानी होती है वो मजबूर होकर वही काम करती है जो वो कहता है और फिर इसके बाद विजय जो है वो शिवानी के साथ गलत करना शुरू कर देता है। शिवानी जो थी वो इस चीज के लिए कहीं ना कहीं नहीं मान रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो जमींदार इसके साथ गलत रिश्ते कायम करता है और इस काम को वो काफी देर तक अंजाम देता है। और फिर जैसे उसका ये सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर दोस्तों क्या होता है कि वो उसी समय अपने गले से सोने की चेन निकालता है और इस महिला शिवानी को दे देता है और शिवानी से कहता है कि तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझसे बेझिझक कह सकती हो। अब शिवानी को सोने की चैन मिल गई थी और वो चैन मिल करके थोड़ा जब उसे मिला तो वो थोड़ा शांत हो गई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसकी मजबूरी का फायदा उठाया गया था। और इस तरह से अब जमींदार विजय कहता है कि तुम अपने घर पर अपने पति के साथ जा सकते हो और इसके बाद दरवाजा खोला जाता है और शिवानी इस कमरे से बाहर निकलती है और फिर सुनील जो है वो अपनी पत्नी को लेकर वापस से घर लौट आता है। लेकिन दोस्तों विजय राम एक ऐसा चालाक व्यक्ति था कि वो थोड़ी ही देर के बाद फिर से सुनील के पास फोन करता है
और फिर से वो सुनील से कहता है कि अब जब भी मेरा मन करेगा तो तू अपनी पत्नी को लेकर के यहाँ पर आ जाया करना, इसके बदले में तुझे पैसे और शराब दोनों दिया करूंगा। और इस तरह से ये बातचीत जो है वो करके बोल देता है। लेकिन दोस्तों विजय जो था वो आगे भविष्य में चल करके अपनी बहू के ही साथ बहुत बड़ा कांड करने वाला था, जिसके बारे में गांव का कोई व्यक्ति कुछ नहीं जानता था। इस तरीके से पूरी रात गुजर जाती है और जैसे ही अगला दिन आता है तो सुबह के तकरीबन 9 बजे के आसपास का समय हो रहा था। और उस समय जो चंचल थी वो अपने घर के काम काज खत्म करती है, अपने पूरे परिवार का खाना पीना बना देती है। अब जो चंचल का पति दोस्तों होता है वो भी खाना खाने के बाद घर से बाहर चला जाता है। और अब घर में जो चंचल होती है दोस्तों वो अपने सारे काम काज खत्म करने के बाद सीधे अपनी पड़ोसन के पास फोन करके उससे कहती है कि तू मेरे घर पर अब जल्दी से आ जा, उसके बाद हम लोग साथ में ही सत्संग में चलेंगे। अब वहीं पर उसका ससुर विजय भी बैठा हुआ था। विजय ये सारी बातें सुन रहा था, लेकिन आज के समय में जो ये विजय था वो बहुत बड़ा कारनामा करने वाला था। और इस तरह से जब चंचल अपनी पड़ोसन को ये सारी बातें कहने के बाद जब उसकी दोस्त घर पर आती है तो कविता कहती है कि चंचल आज तो मैं तेरे साथ नहीं चल पाऊंगी, क्योंकि माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और मुझे वहां जाना पड़ रहा है, उनका आज ऑपरेशन है। और जब ऐसी ऐसी बातें कविता अपनी सखी चंचल से कहती है तभी चंचल कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तू अपनी माँ के पास चली जाए, वहां जाना तुम्हारा ज्यादा जरूरी है, तुम्हें उसकी सेवा जरूर करनी चाहिए। और फिर कविता उसी समय उसके घर से बाहर निकलती है और सीधे ही अपने माँ के यहाँ चली जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही थोड़ी देर का समय गुजरता है तो फिर उसी समय जो विजय होता है वो अपनी बहू से कहता है कि बहू तुम्हें सत्संग में तो जरूर जाना चाहिए, सत्संग में जाने के बाद तुम्हारा टाइम भी अच्छे से कट जाएगा और वहां पर तुम्हें कुछ अच्छी बातें भी सीखने को मिलेगी। तभी चंचल कहती है कि लेकिन मैं जाऊं किसके साथ, मेरी एक ही पड़ोसन दोस्त है और वो भी आज अचानक से उसकी माँ की तबीयत बिगड़ गई। तभी ससुर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे मोटरसाइकिल पर चलो और फिर जैसे ही सत्संग हो जाएगा तो फिर वापस से लौटकर हम आ जाएंगे। और इस तरह से विजय जैसे तैसे करके अपनी बहू को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर लेता है। तभी चंचल कहती है कि ठीक है फिर मैं 10 मिनट में तैयार होकर के आती हूँ। और इस तरह से विजय जो है वो उसी समय अपनी मोटरसाइकिल बाहर निकलता है। लेकिन विजय जो है वो उसी समय दाढ़ी बनाने वाला उस तरह लेकर अपने जेब में रख लेता है और फिर वो अपनी बहू से कहता है कि चंचल जल्दी से तैयार होकर चलो, वहां लेट हो जाएगा हमें पहुंचने में। अब चंचल भी जल्दी जल्दी तैयार होकर के निकलकर इसकी मोटरसाइकिल पर जाकर बैठ जाती है और अब जो विजय होता है वो मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर देता है। लेकिन बीच रास्ते में दोस्तों अपनी बहू चंचल के साथ वो कुछ अलग हरकतें करना शुरू कर देता है। अब जो विजय था वो अजीब ही तरीके से अपनी बहू को छूता है, लेकिन तभी चंचल सोचती है कि हो सकता है कि उसका ससुर कहाँ तैसे गलती से लग गया हो। लेकिन जब बार बार विजय ऐसी गलत हरकतें करते रहता है तो आखिरकार चंचल भी समझ जाती है कि उसके ससुर जो की है उसकी नीयत में खोट आ चुके हैं। लेकिन जैसे ही कुछ किलोमीटर की दूरी तय की जाती है तो फिर उसी समय जो ये विजय होता है वो अपनी मोटरसाइकिल रोकता है, क्योंकि अब उसमें सुनसान इलाका आ चुका होता है और वो इसी जगह का फायदा उठाना चाहता था। विजय ये देखता है कि सड़क के दोनों ही ओर जो थे वो खेत बने हुए थे और दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। अब जैसे ही मोटरसाइकिल रोकता है तभी वो पूछती है बहू कि पिताजी आपने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोक दी। तभी उसका ससुर कहता है कि शायद मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया। और जैसे ही चंचल कुछ सोच पाती समझ पाती उसी समय इसका ससुर जो है वो विजय अपनी जेब से दाढ़ी काटने का वस्तुरा निकाल करके अपनी बहू के गर्दन पर रख देता है और फिर बहू से कहता है कि बहू तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ यहाँ के खेत में जाना होगा। अब जैसे ही उसके गर्दन पर हथियार रख जाता है तो वो डरी जाती है, पूरी तरह से सोचने लग जाती है कि उसका ससुर जो है वो उसके साथ ये क्या कर रहा है और होने वाला भी उसके साथ कुछ गलत ही था दोस्तों। और फिर इसके बाद ससुर अपनी बहू से सिर्फ एक ही बात कहता है कि अगर तुम मेरे कहे के मुताबिक नहीं चली तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और इस तरह से चंचल जो है वो मजबूर हो जाती है। अब विजय जो है वो अपनी बहू को लेकर के वहां पर चला जाता है और फिर उस खेत में जाने के बाद दोस्तों जो ये विजय था वो अपनी बहू चंचल का फायदा उठाना शुरू कर देता है। अब होता क्या है दोस्तों है कि दोनों ही उसकी जमीन और आत्मा ससुर की मर चुकी थी। वो अपनी बहू के साथ गलत रिश्ते कायम करता है। अब चंचल जो थी वो इसके सामने हाथ जोड़ी थी, इसे विनती कर रही थी, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार नहीं होता है। विजय जो है वो अपनी बहू के साथ तब तक इस काम को अंजाम देते रहता है जब तक कि वो चाहता था। और फिर जैसे उसका ये काम खत्म होता है तो फिर विजय जो है वो अपनी बहू को धमकी भी देता है। कहता है कि अगर ये बात तुमने किसी को भी बताने की अगर कोशिश की तो सोच लो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। अब वो अपनी बहू को एक और भी बात कहता है। विजय कहता है कि मैं अपनी बेटे की शादी भी करवा दूंगा और तुम्हें तलाक भी दिलवा दूंगा तुम अगर मुझे फंसाने की कोशिश करोगी तो। अब जब ऐसी बात वो सुनती है बहू तो काफी डर जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका ससुर अपनी बहू से कहता है कि अब तुम्हें वापस मेरे साथ घर चलना होगा। और इस तरह से डरी सहमी चंचल फिर से जाकर मोटरसाइकिल पर बैठती है और फिर से
ये जो व्यक्ति होता है मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर देता है और थोड़ी देर में ही वो अपने गांव में घर पर पहुंच जाता है। लेकिन चंचल जो थी वो घर पर आने के बाद इस बात के बारे में किसी से जिक्र तक नहीं करती है। चंचल काफी ज्यादा इस बात से डर चुकी थी कि शायद उसका ससुर किसी भी हद तक जा सकता है, उसका पति से उसका तलाक भी करवा सकता है। और इस तरह से दोस्तों जो ये विजय होता है वो अपनी बहू के साथ इससे भी बहुत बड़े कारनामे करने वाला था, जिसके बारे में बहू कुछ नहीं जानती थी। और इस तरह से कुछ दिनों का वक्त गुजरता है और फिर दोस्तों कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि एक दिन सुबह के तकरीबन 8-9 बज रहा था और उसी समय विजय अपने घर में बैठा हुआ था और चंचल उस समय घर के कुछ कामकाज निपटा रही थी। उसी समय चंचल का जो पति होता है वो अपने पिता के पास जाता है और फिर जाकर के पिता से कहता है कि पिताजी मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। तभी जो पिता होता है वो कहता है कि तुम्हें 1000 रुपए की इसीलिए जरूरत होगी क्योंकि तुम्हें शराब लेनी होगी। तभी जो उसका बेटा होता है वो कहता है कि हाँ मुझे शराब पीनी है। लेकिन विजय जो है वो आज के समय में अपने बेटे को पैसे तक नहीं देता है, जिसकी वजह से बेटा काफी ज्यादा परेशान होकर गुस्सा होकर के घर से बाहर निकल जाता है। और फिर जैसे ही कुछ देर का वक्त बीतता है तो फिर विजय जो है वो अपनी बहू चंचल से कहता है कि बहू मैं खेत में जा रहा हूँ और मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। और इस तरह से बिना खाना खाए विजय जो है वो अपने खेत में चला जाता है और खेत में जाने के बाद वो कामकाज में व्यस्त हो जाता है और नौकर भी उस समय उस खेत में ही काम कर रहा था। लेकिन दोस्तों विजय के तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। विजय जो है वो उसी समय अपनी आलीशान कमरे को खोलता है और फिर कमरे के अंदर जाता है और फिर वहां पर उसने शराब जो रखी हुई थी, जो विजय होता है वो शराब का सेवन करना शुरू करता है। और जब उसे नशा हो जाता है तो आज भी ये विजय अपने नौकर को आवाज लगा कर कहता है कि मेरे पास आकर बैठा और वो भी नौकर भी दौड़ा दौड़ा इसके पास शराब पीने के लिए चला जाता था। और फिर इसके बाद विजय अपनी नौकर को एक बोतल शराब की देता है और फिर उसे कहता है कि सुनील आज भी तुम्हें अपनी पत्नी शिवानी को यहाँ पर लाना ही होगा। सुनील जो है वह उसी समय अपने मालिक से कहता है कि मालिक आज जो मेरी पत्नी है वो तो अपनी मायके गई हुई है और तो फिलहाल तो वो नहीं आ सकेगी। इसके बाद विजय जो है वो उसे डांटना शुरू कर देता है, फटकारना शुरू करता है, कहता है कि तुरंत इसे अपने हाथ से हटाओ और कमरे में रखो और जाओ अपना काम करो। अब सुनील जो है वो उस शराब की बोतल को कमरे के अंदर छोड़ करके वापस कमरे से बाहर निकल करके कामकाज में व्यस्त हो जाता है। लेकिन फिर भी विजय का आज मन नहीं लग रहा था। वो अब अपनी बहू चंचल के बारे में सोचना शुरू कर देता है। लेकिन दूसरे ही पल ये भी वो सोचता है कि जो उसका बेटा है वो भी अपने घर पर ही है और वैसे भी आज उसकी दाल नहीं गल पाएगी। और उसी समय जो ये विजय होता है वो अपने बेटे को फोन करता है और उससे कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ खेत पर आओ। लेकिन उसका बेटा मना कर देता है, कहता है कि मैं खेत में नहीं आऊंगा। उसी समय उसका पिता उससे कहता है कि मेरे खेत में बने हुए कमरे में शराब रखी है, अगर तुम्हें लेनी है तो जल्दी से आ जाओ। अब जो ये बेटा सतीश होता है उसी समय अपने घर से मोटरसाइकिल निकाल करके खेत में चला जाता है और अपने पिता से मिलता है और उसका पिता है कि कहता है कि जाओ कमरे में शराब रखी, चलो साथ में ही पीते हैं। और इस तरह से बाप और बेटे दोनों ही कमरे में बैठ जाते हैं और विजय जो है वो अपने ही बेटे के साथ बैठकर शराब पीने लगता है। लेकिन विजय जो था वो काफी चालाक व्यक्ति था। वो अपने बेटे सतीश को बहुत ही ज्यादा मात्रा में शराब पिलाता है और खुद जो है वो बहुत कम सेवन करता है। अब देखते ही देखते जो ये विजय होता है वो अपने बेटे को इतनी ज्यादा सेवन करवा देता है कि जो इसका बेटा होता है वो लगभग बेहोश ही हो जाता है। और जैसे ही उसके बेटे को बहुत ज्यादा नशा हो जाता है तो फिर वो गहरी नींद में सो जाता है। और इसके बाद विजय अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि उसका बेटा तो अब गहरी नींद में सो चुका है और घर पर उसकी जो बहू है चंचल बिल्कुल अकेली है और इस बात का उसे आज फायदा उठाना था। विजय जो है वो इस कमरे से बाहर निकलता है और अपने नौकर सुनील को आवाज लगाकर कहता है कि बेटे का ध्यान रखना। उसे 2-4 बात समझाने के बाद जो विजय होता है वो खेत से मोटरसाइकिल लेकर के अपने घर पर आ जाता है। घर के दरवाजे को जाकर खटखटाता है और उसकी बहू आकर के दरवाजा खोलती है और फिर इस तरह से वो घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसके बाद जाकर उसका ससुर अपनी बहू से कहता है कि जाकर के दरवाजा बंद कर दो। अब जैसे ये बात बहू से कही जाती है तो बहू तुरंत समझ जाती है कि आज भी जो उसका ससुर है वो कुछ उसके साथ गलत व्यवहार करने वाला था और होने वाला भी दरअसल यही था। लेकिन मजबूर होकर के चंचल भी वही करती है जो उसका ससुर उसे कहने को करता है। तभी उसका ससुर कहता है कि ठीक है अब कमरे में चलो। अब जो चंचल थी वो मजबूर होकर इसके कमरे में चली जाती है और फिर आज भी उस कमरे का वो दरवाजा बंद कर देता है। और फिर इसके बाद विजय जो है वो चंचल का फायदा उठाना शुरू कर देता है। विजय उसके साथ गलत रिश्ते कायम करता है और ये काम वो तब तक करता है जब तक कि वो सारी जरूरतों को अपनी पूरी नहीं कर लेता है। और फिर जैसे उसका ये सारा काम खत्म होता है तो फिर वो अपनी बहू से कहता है कि अब मैं दूसरे कमरे में सोने के लिए जा रहा हूँ और शाम का खाना अब तुम मेरे लिए बना सकते हो। अब इस तरह से ये सारा काम खत्म करने के बाद दोस्तों विजय जो है वो दूसरे कमरे में जाकर लेट जाता है। थोड़ी ही देर में उसे काफी गहरी नींद आ जाती है। लेकिन जो चंचल बहू थी वो अपने मन में सोच रही थी कि उसका ससुर जो है वो हर रोज उसके साथ उस गलत काम करता है, नाजायज फायदा उठाता है
और ऐसे ही चलता रहा तो वो बहुत उम्र तक उसके साथ ऐसा ही करा। आज बहू के मन में कुछ अलग ही बातें चल रही थी। वो अपने मन में यही सोचती है कि जो उसका ससुर है वो राक्षस बन चुका है और इसे इस दुनिया से हटाने में ही फायदा है। कई बार तो बहू के मन में ये ख्याल आए थे कि उसे पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए, लेकिन ये जो जमींदार था वो बहुत ज्यादा रुपए पैसा वाला धनी व्यक्ति होता है। अब इसकी पहुंच जो थी वो पुलिस स्टेशन तक भी थी। अब ये सारी ही बातें जो थी वो बहू को पता थी। अब बहू जो है वो उसी समय अपने घर के हथियार ढूंढना शुरू करती है। तो घर में तो उसे कोई हथियार नहीं मिलता है, लेकिन घर से बाहर दोस्तों क्या होता है कि इसकी एक बैठक थी, उसी बैठक में एक दराती पड़ी हुई थी और वो उस हथियार को उठाकर लाकर अपने ससुर के कमरे में जाती है। और फिर ससुर के कमरे में जाने के बाद चंचल जो है वो सबसे पहले उस दाती से अपने ससुर के पेट पर वार करती है। और फिर जैसे उस पर वार किया जाता है तो विजय की जो चीखें होती है वो पड़ोसियों तक चली जाती है। विजय जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन जो आज उसकी बहू थी वो अपने ससुर पर कई बार उस हथियार से वार कर चुकी होती है। और जब तक पड़ोसी जन घर के अंदर प्रवेश करते हैं तब तक तो चंचल ने अपने ससुर का काम तमाम कर दिया था। अब विजय इस दुनिया से जा चुका होता है। पड़ोसी लोग ये देखते हैं कि चंचल के हाथ में एक हथियार होता है और जाहिर सी बात है उसका ससुर का शव वहीं कमरे में पड़ा हुआ था। अब उन्हीं पड़ोसी में से एक पड़ोसी नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन करता है और तकरीबन आधे घंटे के बाद पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंचती है। और फिर इसके बाद विजय का शव जो है वो अपने कब्जे में लिया जाता है और फिर उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जब पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है तो पुलिस को ये पता चलता है कि उसकी हत्या जो है वो उसकी बहू चंचल ने की है। वहीं पर चंचल भी बैठी हुई थी और इसके बाद पुलिस जो है वो चंचल को गिरफ्तार करके उसे पुलिस स्टेशन लाती है। और जब चंचल से पूछताछ की जाती है तो चंचल जो है वो अपनी सारी आपबीती पुलिस के सामने सुना देती है। चंचल पुलिस को ये बताती है कि जो उसका ससुर है उसके साथ नाजायज फायदा उठाता था, वो बिना शर्म लाज के उसके साथ गलत काम कर रहा था और बस वो इसी बात से तंग आ जाती है और इसीलिए उसने अपने ससुर के साथ ऐसा किया था। अब जैसे ही ये बहू अपना जुर्म कबूल कर लेती है तो फिर पुलिस जो है वो आगे की कानूनी कार्रवाई करना शुरू कर देती है। अब ये बात तो भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब चंचल को आखिर क्या सजा सुनाएंगे। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के दौरान चंचल ने अपने ससुर के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई घटना के